सीधे कोलकाता से आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। शंखनाद हो चुका है पश्चिम बंगाल के चुनावों का और यकीनन आज जो शंखनाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर हुआ है, इसने पश्चिम बंगाल की सियासत को भी एक नए रंग में रंग दिया है। आपको बता दें, नेताजी भवन के बाहर मेरी मौजूदगी है। ये नेताजी का घर है। 1941 में आखिरी बार कोलकाता में अगर कहीं अपनी रात गुजारी थी नेताजी ने, तो यही वो मकान था जिसके बाद वो विदेश चले गए और वहां से हिंदुस्तान की आजादी के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहीं से अपने कार्यक्रम की शुरुआत की। उसके बाद वो विक्टोरिया मेमोरियल पहुंचे, लेकिन शाम होते होते विक्टोरिया मेमोरियल की जो तस्वीरें निकलकर सामने आई, उसने पश्चिम बंगाल की राजनीति का एक अलग ही रंग देश के सामने रखा है। ममता बनर्जी ने अपनी नाराजगी इसलिए जाहिर की क्योंकि जैसे ही वो मंच पर पहुंची, उसी समय तुरंत जय श्री राम के नारे लगने लगे, जिसको लेकर ममता बनर्जी खफा हो गई। इसको लेकर आपको रिपोर्ट भी हम दिखाएंगे। साथ ही आज पूरे दिन भर क्या हुआ है कोलकाता की सड़कों पर जय श्री राम के नारे के जरिए ममता बनर्जी का ये भड़कना। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की जल्दी से आपको दे देते हैं। बीजेपी नेताओं ने अब ममता बनर्जी को इसी मुद्दे पर घेरना शुरू कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर कैलाश विजयवर्गीय की ओर से ट्वीट किया गया है। ममता बनर्जी के वीडियो को ट्वीट करके उन्होंने कहा है कि जय श्री राम का नारा तो उनके स्वागत के लिए था, इस पर राजनीति कैसी, वो नाराज क्यों हो रही है। तो कैलाश विजयवर्गीय ने ये तंज किया है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल की। जबकि इसके अलावा अनिल विज भी लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं कि जय श्री राम के नारे पर भड़कने की दीदी को क्या जरूरत थी। कुल मिलाकर एक तरफ पश्चिम बंगाल में नेताजी के नाम की सियासत, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बताते चले इस तरह से एक के बाद एक लगातार बीजेपी के नेताओं का सवाल उठा और जय श्री राम कहकर तंज कसता कि दीदी आखिर जय श्री राम के नारे पर इतनी भड़क क्यों गई। वैसे आपको बताते चले इसका लंबा इतिहास रहा है। इसके पहले भी एक बार जय श्री राम का नारा लगा था लोकसभा चुनावों के दौरान, जिसको लेकर ममता बनर्जी बीजेपी के ऊपर भड़क उठी थी। लेकिन उसके बाद बंगाल की सियासत आगे कैसे बढ़ी, इसको लेकर रिपोर्ट हम दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले आज दिन भर क्या हुआ है पश्चिम बंगाल में, विक्टोरिया मेमोरियल में किस तरह का कार्यक्रम हुआ और आखिर वो कौन सी तस्वीर बनी जिसके बाद ममता बनर्जी हो गई असहज और सीधे सीधे उन्होंने भाषण देने से कर दिया इनकार। मेरे को तो लगता है कि गवर्नमेंट का प्रोग्राम का कोई डिग्निटी होना चाहिए। एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का प्रोग्राम नहीं है। और पॉलिटिकल पार्टी का और गरम पब्लिक का प्रोग्राम है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच नेताजी को लेकर शुरू हुई खींचतान मंच तक पहुंच गई। नेताजी की जयंती पर आयोजित पराक्रम दिवस के कार्यक्रम में दीदी पहुंची तो, लेकिन अपना गुस्सा रोक नहीं पाई और जैसे ही मंच पर बोलने का मौका आया, दीदी ने कार्यक्रम को लेकर सरकार पर निशाना साध दिया। मैं तो आभारी हूं प्रधानमंत्री जी का, कल्चरल मिनिस्ट्री का, कि आप लोगों ने कोलकाता में प्रोग्राम बनाया, लेकिन किसी को आमंत्रण करके, निमंत्रित करके उसको बेइज्जत करना ये आपको शोभा नहीं देता है। मैं फिर आप लोगों को कहेंगे, यही ऑन प्रोटेस्ट ऑफ दैट आई एम नॉट टेलिंग एनीथिंग। जय हिंद, जय बांग्ला। दरअसल जैसे ही दीदी मंच पर बोलने के लिए पहुंची, जय श्री राम के नारे लगने लगे, जिसके बाद ममता भड़क गई। मंच से शांति बनाए रखने की अपील की गई। आप लोग जरा सा शांत हो जाएं। आप लोग जरा शांत हो जाएं। मोदी सरकार के पराक्रम दिवस में जब दीदी को न्योता दिया गया तो ममता की मौजूदगी को लेकर कई अटकलें लगाई जा रही थीं। लेकिन विक्टोरिया मेमोरियल में ममता पहुंची, जहां कई दिनों से जारी सियासी खींचतान के बीच पीएम मोदी और ममता बनर्जी साथ में नजर आए। विक्टोरिया की गैलरी में दोनों के साथ में चहलकदमी की और देश की विरासत और धरोहर को करीब से देखा और समझा। हालांकि इस दौरान दीदी और पीएम के बीच खटास नजर आ रही थी। दोनों ने एक दूसरे से थोड़ी दूरी बना रखी थी। पीएम के साथ विक्टोरिया मेमोरियल में चहलकदमी कर रही दीदी राज्यपाल धनखड़ से बीच बीच में बातें करती नजर आईं। विक्टोरिया मेमोरियल में दीदी ने पीएम के साथ मंच शेयर किया, जहां गीतों के जरिए सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि दी गई। যদি সবাই ফিরে যায়, যদি সবাই ফিরে যায়, ওরে ওরে ও অভাগা সবাই ফিরে যায়, যদি গহন পথে যাবার কালে কেউ ফিরে না চায়।
लेकिन सरकार और ममता के बीच की कड़वाहट ज्यादा देर दबी नहीं रही और जैसे ही जय श्री राम के नारे लगे, इसने आग में घी का काम कर दिया। कोलकाता से मनोज्ञा लोईवाल और चित्रा त्रिपाठी के साथ आज तक ब्यूरो। तो दीदी नाराज हो गई। आपने तस्वीरें देखी, विक्टोरिया मेमोरियल में भव्य कार्यक्रम हो रहा था। देश ही नहीं दुनिया भर की नजर उस जगह पर थी, लेकिन ममता बनर्जी उस मंच पर भी खरी खरी कहने से नहीं चुकी और बिना भाषण दिए उन्होंने जय हिंद जय बांग्ला कहकर अपनी बात को खत्म कर दिया। लेकिन इसको लेकर बीजेपी के निशाने पर आ गई हैं ममता बनर्जी लगातार। अब बीजेपी के नेता ट्वीट करके दीदी पर निशाना साध रहे हैं और इसी पर बातचीत करने के लिए इस वक्त मनोज्ञा लोईवाल मेरी सहयोगी जुड़ चुकी है। मनोज्ञा, दीदी नाराज हो गए, दिल में जो भी बातें थी वो जुबान पर गई। मंच कोई भी हो, चाहे वो चुनावी मंच हो या फिर इस तरह का कोई मंच जहां पर नेताजी को लेकर कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा हो, लेकिन अब दीदी पर लगातार बीजेपी के लोग हमलावर हो गए हैं। ये कहा जा रहा है कि जय श्री राम तो स्वागत के लिए था, नाराज होने की क्या जरूरत थी? बिल्कुल, जैसा आपने कहा चित्रा, पहला कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट करके ये भी कह दिया कि उनके स्वागत के लिए नारे लगे थे, फिर ममता दीदी नाराज क्यों हो गई। नाराजगी कोई नई बात नहीं है, नाराजगी उनके जीवन का, उनके अंदाज का एक पहलू है, लेकिन कब कहां किससे कैसे नाराज हो जाएंगे यही सबसे बड़ी असमंजस की स्थिति होती है। आज जब मंच पर ममता बनर्जी चढ़ी, जैसे ही बोलना शुरू किया उस समय जो नारेबाजी हुई उससे फिर ममता बनर्जी ने पहले तो ये कह दिया कि ये कोई तरीका नहीं है किसी का भी स्वागत करके उसके बाद उसे असम्मानित करने का। तो वहीं साथ ही साथ ये भी कह दिया कि ये राजनीतिक कार्यक्रम है, कि ये केंद्र सरकार का कार्यक्रम है। सवाल एक के बाद एक खड़े किए, लेकिन उसके साथ साथ जिस मंच पर खड़ी थी वहां से हटकर जाकर अपनी कुर्सी पर वापस बैठ गई। आपको बता दें कि बंगाल में जहां एक और कुर्सी की लड़ाई है, वहीं दूसरी ओर जो दो ताकतें आपस में लड़ रही हैं, वही दोनों आसपास 2 गज की दूरी पर बैठी भी थी। ये 2 गज की दूरी वाली तस्वीरें भी अपने आप में बेहद अहम हो जाती हैं, क्योंकि ये जो दूरी है वो कुर्सियों के दरमियान भले ही रही हो, लेकिन दिल भी नहीं मिले। कम से कम आज शाम होते होते यही तस्वीर निकलकर सामने आई। जब ममता बनर्जी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंची थी तो ऐसा लग रहा था कि तमाम तलखियों को दरकिनार करके बीजेपी और टीएमसी के ये 2 बड़े नेता जब आसपास बैठेंगे तो हो सकता है कुछ हंसी मजाक और गुफ्तगू हुई हो, लेकिन चेहरे पर वो तनाव भी देखा जा रहा था और जिस तरह की स्थिति बनी वो भी अपने आप में बहुत सारे सवालों को लेकर इस वक्त आगे बढ़ी है पश्चिम बंगाल की सियासत। लेकिन मनोज्ञा, यहां पर मैं आपसे जानना चाहूंगी, आज के ये जो 2 बड़े कार्यक्रम हुए हैं, चाहे विक्टोरिया मेमोरियल का कार्यक्रम जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के तमाम कसीदे पढ़े, उनके योगदान को याद किया और कहा कि भारत सरकार लगातार उनके सपनों को पूरा करने की कोशिश में लगी हुई है, तो वहीं ममता बनर्जी ने देश नायक दिवस के तौर पर इसको याद किया है और उनका भी लंबा चौड़ा कार्यक्रम जिसमें लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ था। इन दोनों ही तस्वीरों को पश्चिम बंगाल की सियासत में 3 महीने के बाद जो विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं उसमें मिलाकर उसको जोड़कर कैसे देखा जाए, मनोज्ञा? देखिए, मैं ये कहूंगी कि जब भगवान का आह्वान किया जाता है तो तभी किया जाता है जब चुनाव नजदीक होते हैं या फिर किसी युद्ध के नजदीक होते हैं। बंगाल में चुनाव ही युद्ध है और इस युद्ध में अगर आह्वान किया जा रहा है तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। केंद्र सरकार ने अपने अंदाज में बीजेपी के तहत जिस तरह से आज ये सारी बातें रखी हैं, जिस तरह से एक लाइट एंड साउंड शो बनाया गया, मैपिंग शो बनाया गया, उसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़े ही सजीले अंदाज में अपनी बातें रखी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भारत के प्रति या विश्व के इतिहास के प्रति योगदान को फिर एक बार याद दिला दिया। तो वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने अंदाज में सड़कों पर चलकर नेताजी की मूर्ति से ही शुरुआत की और नेताजी की मूर्ति पर ही खत्म। ये बात लेकिन यहाँ खत्म नहीं होगी। दिलचस्प बात यह है कि नेताजी की जो इतिहास के पन्नों में उनकी जो जगह दर्ज है उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बात को स्वीकार करते हैं, जो शब्दों में महारत हासिल रखते हैं। लेकिन आज जब उन्होंने बांग्ला भाषा में कई शब्दों का इस्तेमाल करके अपनी बातें रखी तो ये बात तो साफ थी कि अंतिम क्षणों में जो अंतिम पार्ट था उनकी स्पीच का, उसमें उन्होंने सोनार बांग्ला की बात एक बार फिर रख दी। तो ऐसे में केंद्र सरकार का मंच हो या फिर राज्य सरकार का, बातें पूरी तरह राजनीतिक थी।
बिल्कुल, और जब बड़े बड़े दिग्गज राजनेता और दो सबसे बड़ी पार्टियां खासतौर से पश्चिम बंगाल के आमने सामने हो तो यकीनन इस तरह की तस्वीर बनती ही है। ये बनती बिगड़ती तस्वीर पश्चिम बंगाल की सियासत में क्या रंग दिखाएगी जब विधानसभा के चुनाव शुरू होंगे, देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन आज का कार्यक्रम दोनों ही लिहाज से, चाहे वो सरकार का, राज्य सरकार का यहाँ का कार्यक्रम हो या फिर भारत सरकार का कार्यक्रम हो, दोनों काफी ज्यादा भव्य और बड़े रहे, जिसको लेकर एक दूसरे के सामने चुनौती भी देने की कोशिश दोनों ही पार्टियों की। लेकिन आगे बढ़ते हुए सियासत अपनी जगह, लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस का परिवार आज के इस कार्यक्रम को लेकर क्या सोच रहा है। नेताजी के पौत्र सीके बोस यहां पर भी, इस जगह पर भी पहुंचे हुए थे। उन्होंने प्रधानमंत्री की अगवानी की और उसके बाद विक्टोरिया मेमोरियल में जो कार्यक्रम था उसमें भी उन्होंने शिरकत की है। सीके बोस क्या कुछ सोच रहे हैं आज के कार्यक्रम को लेकर और प्रदेश की राजनीति भी कैसे आगे बढ़ रही है, तमाम मुद्दों पर बातचीत की है मेरी सहयोगी मनोज यालोईवाल ने। सुनिए। हमारे साथ है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रपौत्र चंद्रा बोस जी। आज जो हुआ उसके लिए किस तरह से क्या कहेंगे, पहला प्रधानमंत्री का बंगाल आना? Well, we on behalf of the family, Bose family and the people of Bengal had requested and invited the Honorable Prime Minister, Sri Narendra Modi ji. We were hopeful that he would come, but we were not very sure. Today, I think it's a historic day that the Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji accepted our request, accepted the request of the people of Bengal and graced this wonderful event on this lovely Victoria Memorial grounds. You see, the first Prime Minister who visited Kolkata on Netaji's birth anniversary was लाल बहादुर शास्त्री। खुश नजर आए और उन्होंने ऐतिहासिक मौका करार दिया। वैसे आपको ये भी बताते चले कि जब मैंने उनसे बातचीत की थी तो उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल की सियासत में नया इतिहास रच रहे हैं, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है 1965 के बाद जब कोई प्रधानमंत्री 23 जनवरी की नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर इतने बड़े और भव्य कार्यक्रम का हिस्सा बन रहा हो, जिसको लेकर नेताजी का परिवार काफी ज्यादा खुश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विक्टोरिया मेमोरियल में जब अपनी बातें कही, नेताजी को जब याद किया तो कई जगहों पर वो भावुक भी हो उठे। बंगाली में कई बार उनके ही शब्दों को दोहराने की उनकी ओर से कोशिश की गई और ये कहा गया कि भारत सरकार लगातार नेताजी के सपनों को पूरा करने की कोशिशों में दिन रात एक की हुई है। चाहे शिक्षा से लेकर रक्षा क्षेत्र में हो, हम हर सपने को जरूर पूरा करेंगे। आज का कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कैसा रहा और कौन कौन सी बड़ी बातें उनकी ओर से रही, अब जरा वो जानिए। नेताजी ने हमें कहा था, स्वाधीन भारतेर स्वप्ने कोनो दिन आस्था हारियो ना, বিশ্বে এমন কোন শক্তি নেই যে ভারতকে पराधीनानंतर श्रृंखलाएं बेगे रखते समर्थ होवे। यानी आजाद भारत के सपने में कभी भरोसा मत खोइए। दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो भारत को बांध करके रख सके। वाकई दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो 130 करोड़ देशवासियों को, अपने भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने से रोक सके। साथियों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस गरीबी को, अशिक्षा को, बीमारी को देश की सबसे बड़ी समस्याओं में गिनते थे। सुभाष बाबू कहते थे, आमादेर सबसे बड़ो जातीय समस्या हलो दारिद्र अशिक्षा रोग वैज्ञानिक उत्पादन। जे समस्यार समाधान होवे केवल मात्र सामाजिक भावना चिंता द्वारा। अर्थात हमारी सबसे बड़ी समस्या गरीबी, अशिक्षा, बीमारी और वैज्ञानिक उत्पादन की कमी है। इन समस्याओं के समाधान के लिए समाज को मिलकर जुटना होगा, मिलकर प्रयास करना होगा। आज अगर नेताजी ये देखते कि उनका भारत इतनी बड़ी महामारी से, इतनी ताकत से लड़ा है, आज उनका भारत वैक्सीन जैसे आधुनिक वैज्ञानिक समाधान खुद तैयार कर रहा है, तो नेताजी क्या सोचते? जब वो देखते कि भारत वैक्सीन देकर दुनिया के दूसरे देशों की मदद भी कर रहा है,
तो उन्हें कितना गर्व होता। नेताजी जिस स्वरूप में हमें देख रहे हैं, हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, अपना स्नेह दे रहे हैं, जिस सशक्त भारत की उन्होंने कल्पना की थी, आज LAC से लेकर के LOC तक भारत का यही अवतार दुनिया देख रही है। जहां कहीं से भी भारत की संप्रभुता को चुनौती देने की कोशिश की गई, भारत आज मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इस कार्यक्रम को भव्यता देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी और साथ ही बार बार वो तमाम बातों का जिक्र करते हुए भी नजर आए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का यही वो घर है जहां से 1941 में उन्होंने बाहर का रुख किया था, यानी कि विदेश का। एक बार अंदर आपको लेकर चलते हैं। देखिए दिन में किस तरह का यहाँ का मिजाज था वो हमने आपको दिखा दिया है, लेकिन रात में जब यहाँ पर लाइट होती है, देखिए दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं इसको देखने के लिए, यहाँ पर इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। और यकीनन अभी भी यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नेताजी के सपनों से जुड़े हुए हर एक तस्वीर को देखना चाहते हैं, अपने दिल में बसा लेना चाहते हैं। सुबह से लेकर अभी तक देखिए यहाँ पर किस तरह से माल्यार्पण किया गया है। ये पूरी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। थोड़ा अंदर की ओर भी लेकर चलते हैं क्योंकि कुछ ऐसी तस्वीरें जो अपने आप में बेहद खास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसका मुआयना करते हुए भी दिखाई दिए थे। ये वो कार है जिसमें सवार होकर सुभाष चंद्र बोस ने कलकत्ता से वो आगे की ओर बढ़ गए थे और गोमच गए थे जब अंग्रेजों ने इस पूरे के पूरे इलाके को घेर लिया था और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नजरबंद कर दिया गया था। इसी घर में बाहर निकलना पूरी तरह से बैन कर दिया था, लेकिन नेताजी ने बाकायदा रणनीति बनाई। अंदर की ओर सीढ़ियां हैं और वहां से चल के ऊपर की ओर आपको बताते चलें कि वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए, उनके एक एक तस्वीरों को अपनी जहन में बसाया, इस कार का मुआयना किया, अलग अलग हिस्सों में गए, अंदर जो कमरे बने हुए हैं वहां पर जाकर बारीकी से एक एक चीज को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देख लेना चाहते थे और वो पूछ भी रहे थे इस जगह की खासियत को, इसकी महत्ता को। और अपने भाषण के जरिए भी उन्होंने तमाम बातें देश के सामने आज रखी। काफी ज्यादा गर्व के पल उनके लिए भी, देश के लिए भी, क्योंकि ये एक ऐसी जगह है, ये एक ऐसी धरती है जिसने सुभाष बाबू को वो सपना दिया जिसकी आजादी के तराने को लेकर वो बाहर निकले और फिर देश को आजाद कराने में अपनी पूरी जिंदगी खपा दी। इसी को बताती हुई हमारी ये रिपोर्ट देखिए। आजाद हिंदुस्तान की कल्पना का ये केंद्र बिंदु है। वो घर जहां से नेताजी ने देश को आजाद कराने की रूपरेखा तैयार की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता पहुंचने के बाद आजादी के इसी मंदिर पर पहुंचे। उन जगहों को करीब से देखा जहां से ब्रिटिश सरकार की नींव हिल जाती थी। यहाँ पर अपने जीवन के कई अमूल्य साल बिताए हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। यही वो सीढ़ियां हैं जहां से होते हुए ऊपर की ओर जाके गोपनीय गुप्त मीटिंग भी हुई थी, जिसके बाद उन्होंने हिंदुस्तान की आजादी को आगे बढ़ाने के लिए, हिंदुस्तान को आजाद करने के लिए अपनी सेना के साथ कैसे वो आगे बढ़े, कैसे और लोगों को जोड़ें, इसको लेकर पूरा मंथन किया गया था। आपको बताते चले कि आगे बहुत सारी तस्वीरें नेताजी सुभाष चंद्र बोस की संजो कर रखी गई हैं। मैं चाहूंगी कि सत्या हमारे कैमरा पर्सन जरा इस तरफ आए और उसके जरिए हम आपको बताएंगे कि दरअसल इस जगह का महत्व आखिर कितना ज्यादा बढ़ जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे शिशिर कुमार बोस जो उन्हें इस जगह पर लेकर आए थे, यहाँ पर मीटिंग हुई थी और यहाँ पर नेताजी की तमाम तस्वीरों को जिसमें आप देख पा रहे हैं ये अलग अलग तस्वीरें हैं जिनको संजोकर यहाँ पर रखा गया है। हालांकि इसमें शिशिर बोस की तस्वीरें ज्यादा हैं, लेकिन यही वो जगह रही जहां से नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आगे की रणनीति को लेकर पूरी प्लानिंग तैयार की। पीएम मोदी करीब 15 मिनट तक नेताजी के घर पर रहे, जहां नेताजी से जुड़ी धरोहरों को करीब से देखा। घर की दीवारों पर नेताजी की तस्वीरें हैं जो देश की आन बान शान की प्रतीक हैं। हर वो चीज बड़ी बारीकी से देखा जो देश के इस महानायक की याद दिलाती है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की यही वो ऐतिहासिक नीले रंग की कार है जिस पर सवार होकर यहाँ पर शिशिर बोस के साथ वो निकले थे। आपको बता दें कि ब्रिटिश आर्मी की उन पर नजर थी क्योंकि आजाद हिंद फौज जिस आक्रामक तरीके से आगे बढ़ रही थी उसको लेकर अंग्रेज घबरा गए थे और इस घर में नेताजी को रखा गया था। चारों तरफ यहाँ पर
ब्रिटिश आर्मी का पहरा था ताकि नेताजी यहां से निकल नहीं पाए, लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी ठान कर रखा हुआ था। जय हिंद के नारे के साथ जिस तरह से उनकी सेना आजाद हिंद फौज आगे बढ़ी वो अपने आप में अभूतपूर्व है और यही वो जगह है जहां पर उनकी नजरबंदी हुई थी। पीछे की तरफ आपको बताते चले कि अंदर सीढ़ियां हैं, ऊपर एक कमरा जहां पर आगे की रणनीति बनी थी और यहां से इसी कार के जरिए, ये जो कार आप देख रहे हैं, इसी कार में सवार होकर नेताजी चुपके से निकले और फिर यहां से होते हुए कोलकाता और फिर उसके बाद वो आगे की ओर बढ़ते हुए चले गए थे झारखंड के गोमे में। कुल मिलाकर आज का दिन महत्वपूर्ण, नेताजी की धरोहर को जो संजोकर इस घर में रखा गया है उसको आगे ले जाने का, उसको देश को दिखाने का दिन। हिंदुस्तान की आजादी की एक अहम कड़ी कोलकाता का नेताजी भवन रहा है, जो किसी आजादी के मतवालों के लिए मंदिर से कम नहीं। यही वजह है कि पीएम ने अपने पराक्रम दिवस के कार्यक्रम का आगाज यहीं से किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये जो भवन है यहाँ का कार्यक्रम संपन्न हो गया है और पीएम अब बाहर आ रहे हैं। देखिए अंदर पूरे माहौल का जायजा लिया, हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन करते हुए यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको दिखाई दे रहे हैं और जो उनके पौत्र हैं उनको हाथ जोड़कर, चूंकि पूरे इस भवन के बारे में उन्होंने ही जानकारी दी है, स्वागता बोस ने हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन करते हुए, और सीके बोस जो कि उनके पौत्र हैं वो भी बाहर मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर देखिए अब आगे की ओर आ गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यहाँ पर आके जितने भी लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं उन सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए नरेंद्र मोदी का यही जेस्चर है जिसके लिए वो जाने जाते हैं और यकीनन ये तस्वीरें अपने आप में बेहद खास हो जाती हैं। हाथ हिलाकर जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो प्रधानमंत्री की एक झलक पा लेना चाहते थे, उनको देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन तस्वीरों में आपको दिखाई दिया और अब वापस लौटकर अपनी जगह पर जाकर बैठते हुए प्रधानमंत्री, यकीनन आज की ये तस्वीर अपने आप में कहीं ज्यादा खास हो जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ का जो तकरीबन 15 मिनट का कार्यक्रम था वो कार्यक्रम खत्म हो गया और अब अपनी गाड़ी में बैठने के ठीक पहले हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए और अब यहाँ से निकलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन तस्वीरों के जरिए, ये तस्वीरें अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण और यकीनन काफी ज्यादा खास हो जाती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कार्यक्रम खत्म होता हुआ और अब यहाँ से उनका काफिला सीधे नेशनल लाइब्रेरी की ओर रुख करेगा, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रुकेंगे। वहां पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी हुई जो किताबों का संग्रह है उसका मुआयना करेंगे, उसके बारे में जानकारी लेंगे और फिर विक्टोरिया मेमोरियल जहां पर भव्य कार्यक्रम होना है प्रधानमंत्री का। नेताजी भवन के बाद पीएम मोदी का काफिला नेशनल लाइब्रेरी के लिए रवाना हुआ, जहां आज के कार्यक्रम की खास तैयारी की गई थी। पीएम के स्वागत के लिए लोग खड़े थे, जिनसे पीएम ने मुलाकात की और बातचीत की। उसके बाद पीएम लाइब्रेरी के अंदर गए, जहां पीएम मोदी ने नेताजी को श्रद्धांजलि अर्पित की और सिर झुकाकर नमन किया। कोलकाता से चित्रा त्रिपाठी और मनोज्ञा लोईवाल के साथ आज तक ब्यूरो। तो अपने आप में ये तस्वीरें काफी ज्यादा मायने, काफी ज्यादा खास हो जाती हैं, न सिर्फ पश्चिम बंगाल की राजनीति के लिए बल्कि नेताजी की विरासत को लेकर आगे ये दोनों पार्टियां जिस भी रूप से बढ़े, लेकिन कम से कम उनकी विचारधारा, उनकी सोच, उनका वो क्रांतिकारी जेस्चर जो था उसको देश ने आज महसूस किया है, देखा है और यकीनन जमकर सभी लोग उसकी तारीफ भी कर रहे हैं। हालांकि सियासत पश्चिम बंगाल के इस पूरे मामले में अपनी जगह, लेकिन नेताजी का परिवार, उनकी बेटी क्या सोच रही है जो कि जर्मनी में मौजूद है, कुछ देर पहले आज तक ने उनसे की है खास बातचीत, सुनिए। Netaji was a very devout man. He was a devout Hindu, but a Hindu very tolerant towards all other religions, and he inspired his followers, the members of the INA, and his friends and his family in these sentiments. नेताजी के नाम पर सियासत कैसे आज आर पार रही वो तो हमने आपको पिछले आधे घंटे में दिखा दिया है, लेकिन आज ममता बनर्जी जब सड़कों पर उतरी तो उस समय कैसा नजारा था। देश नायक दिवस के तौर पर आखिर कौन सा मैसेज देने की कोशिश ममता बनर्जी की ओर से की गई। इसके अलावा 4 राजधानी का मुद्दा उन्होंने आज केंद्र सरकार के सामने क्यों छेड़ दिया, ये कहते हुए कि दरअसल कोलकाता से ही देश को चलाया करते थे अंग्रेज, तो ऐसे में सिर्फ एक राजधानी रखना कहां तक जायज है, यानी कि पश्चिम बंगाल को, कोलकाता को उसका अधिकार दिलाने की बात यहां पर मुख्यमंत्री की ओर से की गई। इसको लेकर राजनीति आगे कैसे बढ़ी ये आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले आज जो कार्यक्रम, सबसे बड़ा और भव्य कार्यक्रम विक्टोरिया मेमोरियल में हुआ है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी थी, तमाम आजाद हिंद फौज से जुड़े हुए नायकों की मौजूदगी थी, वहां पर क्या कुछ हुआ उसको बताती हुई हमारी यह रिपोर्ट देखिए।
जंग आजादी के महानायक नेताजी, जिनके सम्मान में मोदी सरकार ने पराक्रम दिवस का आयोजन किया। इस मौके को खास बनाने के लिए हर कोशिश की गई। विक्टोरिया टू इंडिया का सपना देखने वाले नेताजी के नारे जय हिंद से विक्टोरिया भवन गूंज उठा। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। पीएम मोदी ने विक्टोरिया भवन से जुड़ी किताब का विमोचन किया। वहीं सिक्का और टिकट जारी किए गए। विक्टोरिया मेमोरियल में 2 नए गैलरी का भी पीएम ने उद्घाटन किया। एक गैलरी नेताजी को लेकर तैयार की गई है, जिसका नाम निर्भीक सुभाष रखा गया है। वहीं दूसरी गैलरी देश के अन्य स्वतंत्रता आंदोलनकारियों को लेकर तैयार की गई है, जिसका नाम विप्लवी भारत रखा गया है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हावड़ा कालका मेल का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस करने का ऐलान किया। हावड़ा से चलने वाली ट्रेन हावड़ा कालका मेल का भी नाम अब नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है। देश ने यह भी तय किया है कि अब हर साल हम नेताजी की जयंती यानी 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया करेंगे। पीएम मोदी ने नेताजी के सपनों का जिक्र किया। वैक्सीन को लेकर सरकार की पीठ थपथपाई और इसे नेताजी के सपनों से जोड़ा। आज अगर नेताजी ये देखते हैं कि उनका भारत इतनी बड़ी महामारी से इतनी ताकत से लड़ा है, आज उनका भारत वैक्सीन जैसे आधुनिक वैज्ञानिक समाधान खुद तैयार कर रहा है, तो नेताजी क्या सोचते हैं? जब वो देखते हैं कि भारत वैक्सीन देकर दुनिया के दूसरे देशों की मदद भी कर रहा है, तो उन्हें कितना गर्व होता। नेताजी जिस स्वरूप में हमें देख रहे हैं, हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, अपना स्नेह दे रहे हैं। नेताजी का सपना एक सशक्त हिंदुस्तान का था, जिसका जिक्र पीएम ने अपने भाषण में किया। जिस सशक्त भारत की उन्होंने कल्पना की थी, आज LAC से लेकर के LOC तक भारत का यही अवतार दुनिया देख रही है। जहां कहीं से भी भारत की संप्रभुता को चुनौती देने की कोशिश की गई, भारत आज मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। नेताजी की याद में विक्टोरिया मेमोरियल में खास कार्यक्रम रखा गया, जहां कलाकारों ने संगीत के जरिए नेताजी को याद किया। कोलकाता से चित्रा त्रिपाठी और मनोज्ञा लोईवाल के साथ आज तक ब्यूरो। तो आज ये जो भव्य कार्यक्रम हुआ विक्टोरिया मेमोरियल में, उसमें दोनों ही नेताओं की मौजूदगी रही। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पराक्रम दिवस के तौर पर अपनी बात रखते हुए, तो वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी। हालांकि पराक्रम दिवस को लेकर उनकी ओर से निशाना साधा गया। विक्टोरिया मेमोरियल में तो ज्यादा कुछ उन्होंने नहीं कहा और जल्द ही अपना भाषण समाप्त कर लिया, लेकिन ममता बनर्जी आज केंद्र सरकार पर, बीजेपी पर जमकर बरसती हुई दिखाई दी थी। आपको बताते चले, आज देश नायक दिवस के तौर पर टीएमसी ने एक भव्य रोड शो किया। ममता बनर्जी ने 9 किलोमीटर की पैदल पदयात्रा की और इसके जरिए पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक अलग मैसेज देने की कोशिश की है। ममता बनर्जी इसके जरिए हैट्रिक लगाने का इरादा रखती हैं। गली 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 वो आम हल्क गा रहे, सुभाष जी वो जाने हिंद आ गए। बीजेपी का पराक्रम दिवस और टीएमसी का देश नायक दिवस दोनों ही आज सुभाष चंद्र बोस के सम्मान में हुए, लेकिन इस खास मौके पर भी बंगाल में जारी सियासी संघर्ष की झलक साफ दिखाई दी। तृणमूल का झंडा पूरे इस रास्ते में लहराया गया है, पूरे रास्ते को तृणमूल का झंडा लगा दिया गया है और उसके साथ साथ इस तरह का पोस्टर लगाया गया है जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फोटो है, चित्र है, उसके साथ साथ ममता बनर्जी का फोटोग्राफी लगाया गया है, जिसकी शुरुआत हुई दीदी के तीखे तेवर से। बंगाल के सियासी रण का ये चुनावी शंखनाद है, जिसका उद्घोष मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नेताजी की 125वीं जयंती पर कर दिया। देश नायक दिवस मनाते हुए कोलकाता में
पहले तो ममता बनर्जी ने सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि दी और फिर शक्ति प्रदर्शन के लिए श्याम बाजार से लेकर रेड रोड तक 9 किलोमीटर लंबी पदयात्रा पर निकल पड़ी। ममता बनर्जी सबसे आगे आगे चल रही हैं। दाहिने और बाएं जितने लोग खड़े हुए हैं उन सभी का अभिवादन स्वीकार कर रही हैं। छतों से लोग जो उनको देख रहे हैं उनका अभिवादन स्वीकार कर रही हैं और इसके जरिए वो बता रही हैं कि ममता बनर्जी यहाँ पर हैं। ममता बनर्जी के इस पैदल मार्च में धुन तो देशभक्ति की थी, लेकिन इसकी गूंज उस सियासी संघर्ष की तरफ साफ इशारा कर रही है जिसके चलते बीते कुछ महीनों से पश्चिम बंगाल की धरती रणभूमि बनी हुई। यही वजह है कि जब ममता ने मंच पर माइक संभाला तो फिर से नेताजी को बंगाल की अस्मिता से जोड़ने की कोशिश की। ममता बनर्जी ने रविंद्रनाथ का जिक्र किया और कहा कि सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि गुरुदेव ने ही दी थी और इस बहाने उन्होंने सुभाष जयंती को पराक्रम दिवस का नाम देने पर केंद्र पर प्रहार कर दिया। देशप्रेमिक दिवस বা দেশনায়ক दिवस কেন হবে না? পরাক্রম দিবস। क्या है পরাক্রম? What is the meaning? যদি কিচ্ছু না আমাকে পছন্দ না করুক রাজনৈতিকভাবে, কেন্দ্রীয় সরকার যদি আমাকেও একটু জিজ্ঞেস করতো, আরে আমায় ছেড়ে দাও, সুগত সুমন্তদের জিজ্ঞেস করতে পারতো যে বলো কোন ওয়ার্ডটা ইউজ করা উচিত। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সবচেয়ে প্রথম नेताजी सुभाष चंद्र बोस के देशनायक रूपे आख्या दें। बंगाल चुनाव से पहले जमीनी और सियासी संघर्ष अपने चरम पर है और इस लड़ाई में महानायकों को अपना बनाने की होड़ सी मची हुई है। लिहाजा ममता बनर्जी भी सुभाष चंद्र बोस जयंती के बहाने केंद्र पर हमला करने का कोई भी मौका छोड़ने को तैयार नहीं थी और इस मौके पर उन्होंने फिर से सुभाष जयंती पर राष्ट्रीय अवकाश का मुद्दा छेड़ दिया। কেন্দ্রীয় সরকার কিন্তু আজ পর্যন্ত ছুটির দিন ডিক্লেয়ার করেনি। আমাদের দুঃখ আছে। আমি এটাকে পরিষ্কারভাবে প্রতিবাদ জানিয়ে বলছি, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোসের জন্মদিনে জাতীয় ছুটির দিবস ঘোষণা করতেই হবে। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर सत्ता के लिए लोगों को बांटने की राजनीति का आरोप लगाया और कहा कि बीजेपी की ये सोच नेताजी के सिद्धांतों के खिलाफ है और वो किसी भी सूरत में बंग को भंग नहीं होने देंगी। मंच से गांधी सुभाष जय बंगाल के नारे लगाकर ममता ने इसी एकता का संदेश देने की कोशिश की। पीएम मोदी के कोलकाता पहुंचने से ठीक पहले ममता बनर्जी ने देश में 4 राजधानी बनाने का नया शिगुफा छेड़ सीधे दिल्ली के वर्चस्व को चुनौती दे डाली और सवाल किया कि आखिर कोलकाता को राजधानी का दर्जा क्यों नहीं। কলকাতা একদিন ভারতবর্ষের রাজধানী ছিল। যে কলকাতা একদিন মনে রাখবেন কলকাতা থেকে ভারতবর্ষ ইংরেজরা চালাতো। এমনি এমনি কলকাতাকে সিলেক্ট করা হয়েছিল। তেমনি যদি তাই হয় তাহলে আজকে ভারতবর্ষের একটা রাজধানী কলকাতা কেন হবে না? আমি তো মনে করি ভারতবর্ষের একটা রাজধানী কলকাতা হতে হবে। আমি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টকে আবার বলবো, ভারতবর্ষের রাজধানী ভারতবর্ষের 4টে প্রান্তে, একটা দক্ষিণ, একটা উত্তর, একটা পূর্ব, একটা নর্থ ইস্টার্ন করা উচিত বলে আমি মনে করি। একটা রাজধানী কেন থাকবে? 4টে থাকবে। आजाद हिंद सेना ने जब नेताजी का पैगाम लिया। साफ है कि ममता बनर्जी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के बहाने केंद्र पर हमले का कोई मौका नहीं छोड़ रही। दीदी को भरोसा है कि ऐसे ही तीखे प्रहार उन्हें फिर से बंगाल की सत्ता दिलाने में मददगार साबित होंगे। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए। कोलकाता से चित्रा त्रिपाठी, मनोज्ञा लोईवाल, इंद्रजीत कुंडू और पौलमी साहा के साथ आज तक ब्यूरो। तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं, लेकिन वो तस्वीर भी महत्वपूर्ण हो जाती है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेताजी से बार बार अपने नाता का जिक्र करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ मुख्यमंत्री रहते हुए नेताजी के कई भव्य कार्यक्रम कराए जिसके जरिए उनकी बातें आम लोगों तक पहुंच सके, बल्कि बीते 6 साल के कार्यकाल के दौरान उनकी ओर से जो कुछ भी किया गया उसका जिक्र भी पीएम के तौर पर उनकी ओर से बार बार किया जाता रहा है। लेकिन आज अपने नेताजी के साथ नाता को लेकर, रिश्ता को लेकर, उनके प्रति आदर को लेकर प्रधानमंत्री की ओर से क्या कुछ कहा गया है, अब उसको बताती हुई ये रिपोर्ट देखिए। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।
नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जंग आजादी के वो महानायक जो हर हिंदुस्तानी की आन बान और शान का प्रतीक है। जिनके नाम पर हर देशवासी नाज करता है और जिसका जिक्र आते ही देश के हर शख्स की जुबान पर जय हिंद का जय घोष गूंज उठता है। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। देशभक्ति का यही सुर पीएम मोदी के दिल में भी बसा हुआ है। यही वजह है कि सुभाष चंद्र बोस के सम्मान और उनकी विरासत को आगे ले जाने का कोई भी मौका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी भी नहीं चूकते। सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी कोई भी तारीख हो या यादें, पीएम मोदी नेताजी के सम्मान में नमन करना नहीं भूलते। ये वही लाल किला है जहां पर विक्ट्री परेड का सपना नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 75 वर्ष पूर्व देखा था। आजाद हिंद सरकार के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेते हुए नेताजी ने ऐलान किया था कि इसी लाल किले पर एक दिन पूरी शान से तिरंगा लहराया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी के मन में सुभाष चंद्र बोस के प्रति सम्मान में भले ही कुछ लोग राजनीतिक मायने और नफा नुकसान तलाशते हों, लेकिन उन्होंने कभी भी ऐसी बातों की परवाह नहीं की और राष्ट्र सेवा के सुभाष चंद्र बोस के लक्ष्य को ध्यान में रखकर कदम कदम आगे बढ़ाते रहे। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी ने नेताजी से जुड़ी फाइलें सार्वजनिक करने का ऐलान किया ताकि देश के लोगों तक सुभाष चंद्र बोस के जीवन से जुड़ी ज्यादा से ज्यादा जानकारियां मिल सकें। कि आज ही के दिन नेताजी यहां आए थे, उनका स्मरण करते हुए अपना मोबाइल फोन बाहर निकालिए, सभी अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट चालू कीजिए और एक साथ सबके मोबाइल की फ्लैश लाइट चालू कीजिए और नेताजी को सम्मान दीजिए। और इसके बाद उन्होंने लाल किले से सुभाष चंद्र बोस के नाम से संग्रहालय शुरू कराया। ऐसा नहीं कि सुभाष चंद्र बोस की विरासत को सहेजने और उसे जन जन तक पहुंचाने की कोशिश नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद शुरू की। ये तस्वीरें मई 2014 की हैं, जब मोदी बतौर पीएम उम्मीदवार वाराणसी में एक रैली करने जा रहे थे। यहाँ उन्होंने मंच पर सुभाष चंद्र बोस के ड्राइवर और आजाद हिंद फौज के कर्नल रहे निजामुद्दीन के पांव छूकर सभी को चौंका दिया था। गुजरात में मुख्यमंत्री रहते हुए भी नरेंद्र मोदी सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज से जुड़े कई कार्यक्रमों में शामिल होते रहे और इसके जरिए लोगों तक सुभाष चंद्र बोस के गौरव गाथा पहुंचाने की कोशिश की। और आज ही के दिन आजाद हिंद फौज ने विश्व के सामने आजादी के जंग के लिए युगल बजाया था। देश का एक तबका है जो ये मानता है कि नेताजी के सम्मान को लेकर जैसा प्रयास होना चाहिए था वो हुआ नहीं। यही वजह है कि सुभाष चंद्र बोस के संघर्षों की ऐसी अनदेखी पर मोदी भी लगातार सवाल उठाते रहे। कि एक परिवार को बड़ा बनाने के लिए देश के अनेक सपूतों, वो चाहे सरदार पटेल हो, बाबा साहब आंबेडकर हो, उन्हीं की तरह ही नेताजी के योगदान को भी भुलाने का भरसक प्रयास किया गया है। अब नेताजी की 125वीं जयंती पर पराक्रम दिवस की शुरुआत कर प्रधानमंत्री मोदी ने ऐतिहासिक पहल की शुरुआत कर दी है। उम्मीद है कि इस पहल का असर आने वाली पीढ़ियों पर साफ दिखाई देगा। आज तक ब्यूरो।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच से कहा कि नेताजी के सपनों को पूरा करने के लिए लगातार वो और उनकी सरकार जी जान से लगी हुई है। शिक्षा क्षेत्र से लेकर रक्षा क्षेत्र तक हर जगह उनकी सरकार कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है, ताकि नेताजी के नए भारत के सपने को साकार किया जा सके। यहां से पहले मैं भी नेशनल लाइब्रेरी गया था, जहां नेताजी की विरासत पर एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस और आर्टिस्ट कैंप का आयोजन हो रहा है। मैंने अनुभव किया, नेताजी का नाम सुनते ही हर कोई कितनी ऊर्जा से भर जाता है। नेताजी के जीवन की ऊर्जा जैसे उनके अंतर मन से जुड़ गई है। उनकी यही ऊर्जा, यही आदर्श, उनकी तपस्या, उनका त्याग देश के हर युवा के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। आज जब भारत नेताजी की प्रेरणा से आगे बढ़ रहा है, तो हम सबका कर्तव्य है कि उनके योगदान को बार बार याद किया जाए, पीढ़ी दर पीढ़ी याद किया जाए। इसलिए देश ने तय किया है कि नेताजी की 125वीं जयंती के वर्ष को ऐतिहासिक, अभूतपूर्व भव्यता भरे आयोजनों के साथ मनाए। आज सुबह से देश भर में इससे जुड़े कार्यक्रम हर कोने में हो रहे हैं। आज इसी क्रम में नेताजी की स्मृति में एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया गया है। नेताजी के पत्रों पर एक पुस्तक का विमोचन भी हुआ है। कोलकाता और बंगाल, जो उनकी कर्मभूमि रहा है, यहां नेताजी के जीवन पर एक प्रदर्शनी और प्रोजेक्शन मैपिंग शो भी आज से शुरू हो रहा है। हावड़ा से चलने वाली ट्रेन हावड़ा कालका मेल का भी नाम अब नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है। देश ने यह भी तय किया है कि अब हर साल हम नेताजी की जयंती यानी 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया करेंगे। हमारे नेताजी भारत के पराक्रम की प्रतिमूर्ति भी है और प्रेरणा भी है। आज जब इस वर्ष देश अपनी आजादी के 75 वर्ष में प्रवेश करने वाला है, जब देश आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है, तब नेताजी का जीवन, उनका हर कार्य, उनका हर फैसला हम सभी के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। उनके नेताजी और नेताजी के नाम पर चल रही यहां की सियासत, आगे इसके कितने और रंग दिखेंगे, इस पर लगातार रहेगी आज तक की नजर। कोलकाता से अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।